आज पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। देखो कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट के खुद के फैक्टर्स हैं कि लीफ का साइज क्या है ना, कितने कितने मीजोफिल सेल हैं, क्लोरोप्लास्ट कितना है। एग्जांपल एक बताता हूं, C3 प्लांट के पास नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, सॉरी C4 के पास, आई एम सो सॉरी, C4 के पास नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन कंपैरिजन टू C3, C4 के पास इन कंपैरिजन टू C3 नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है। किसके पास ज्यादा होता है, C3 के पास कि C4 के पास? C4 के पास। बहुत ध्यान रखना और याद रखना, इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट, C4 प्लांट हैव मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, करेक्ट। देखो तो कुछ फैक्टर होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे लाइट की इंटेंसिटी, जैसे हो गया तुम्हारा टेम्परेचर, जैसे हो गया वाटर की एबिलिटी, ये सब तो बाहर के फैक्टर्स हैं। कुछ प्लांट्स के खुद के फैक्टर्स होते हैं, कुछ प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स को मैं कहूंगा इंटरनल फैक्टर, जैसे कि लीफ का नंबर कितना है, फोटोसेंस को अफेक्ट करेगा भैया, कम होगा तो फोटोसेंस कम होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा। मैं कहता हूं मीजोफिल कितनी है, ये भी डिपेंड करता है। प्लांट्स में जो लीव्स हैं उनकी ओरिएंटेशन कैसी है, अगर वो फेस कर रहे हैं सन को तो फोटोसेंस अच्छे से होगा भैया, ठीक है। बातें समझ में? लीव्स का साइज क्या है, एज क्या है प्लांट का, प्लांट के अंदर CO2 का कंसेंट्रेशन कितना है, ये सब इंट्रांसिक फैक्टर है इसके। और तुमको एक मैं बात बताऊं, जो इंट्रांसिक फैक्टर्स है ना, वो डिपेंड करता है कि प्लांट का जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन क्या है, जेनेटिकली वो कैसा प्लांट है, इस पर डिपेंड करेगा। देख नंबर कितना है प्लांट में लीव्स का, ये जेनेटिक से डिसाइड करेगा ना जी, उसका DNA ही डिसाइड करेगा ना। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूं क्या? उसके जो इंटरनल फैक्टर है तो उसका जेनेटिक से डिसाइड करेगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? तो याद रखना इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि प्लांट का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कैसा था, वो कैसा है, क्या उसमें इंफॉर्मेशन है, क्या उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पास उसने अपने एंसेस्टर से ये जीन लिया है जो ये जीन को सपोर्ट करता है कि लीफ कम हो तो उस प्लांट में लीफ कम होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे सनलाइट कितना है, टेम्परेचर कितना है, CO2 कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना है, ये सारे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इन दोनों पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। हम ये देखने की कोशिश करें कि आखिर ये ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री की बात है जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनना, बहुत ध्यान लगा के। जब कोई एक रिएक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं तो यहां पे लगता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। मेरी बात ध्यान से सुन, मान लिया जाए फॉर एग्जांपल तुमको चाय बनाना हो, तो चाय क्या सिर्फ दूध से बनती है कि बाकी सारी चीजें भी लगती हैं, पहले बताओ। क्या सिर्फ दूध से चाय बनता है कि उसमें चीनी, चाय पत्ती, पानी, गैस, क्या क्या लगता है बताओ? सब लगता है या सिर्फ दूध लगता है, बताओ? मतलब एक एक चाय को बनाने के लिए वेरियस फैक्टर काम कर रहे हैं, दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती, एनर्जी देने के लिए तुम और हीट देने के लिए तुम्हारा गैस कितना है। चलो मैं एक बात कहता हूं, तुमको मान लिया 2 किलो 2 लीटर चाय बनाना है, कितना बनाना है, 2 लीटर चाय बनाना है, ठीक है। तुम्हारे पास है क्या क्या, मेरी बात ध्यान से सुन। और मैं इसको ना ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिखता हूं, देख मैं बोलता हूं, मैं एक काम करता हूं, देख ध्यान से देखना और चीजें समझ आएंगी, टेंशन ना ले। मैंने बोला तुमको टी बनाना है चाय, तुम्हारे पास 5 लीटर दूध है, कितना है, तुमको बनाना 2 ही लीटर है, क्या क्या चीज तुम्हारे पास उपलब्ध है, कितने अमाउंट में उपलब्ध है, और तुमको यह बताना है कि तुम 2 लीटर बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, तुमको यह बताना है, ठीक है। मैंने बोला दूध जो है तुम्हारे पास कितना है, उत्तरी, ये तो गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, ऐसे कर देता हूं मैं। दूध जो है 5 लीटर है, मिल्क कितना है, 5 लीटर मिल्क है तुम्हारे पास। छोड़ो, पानी मिलाना है कि नहीं मिलाना है, चलो पानी मिला देते हैं, मान लिया तुम्हारे पास 4 लीटर पानी भी है, इसमें से कुछ यूज कर सकते हो, पानी को दूध भी यूज कर सकते हो, तुमको 2 लीटर ही चाय बनाना है, करेक्ट। तो मैंने बोला वाटर 4 लीटर, ठीक है। मैंने क्या बोला, वाटर 4 लीटर। अबे यार एक सेकेंड पूछो, कभी कभी ना मेरा जो है ये पागल हो जाता है, तो ऐसा होता है कभी कभी। चलो मैंने बोला आपके पास चाय पत्ती, चाय पत्ती कितनी है, चाय पत्ती आपके पास 1 डब्बा है,
है ना। इतना है कि आप 2 लीटर बना सकते हो, एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा है चाय पत्ती, है ना, पी फॉर पत्ती, चाय पत्ती, ठीक है। फिर मैंने बोला आपके पास गैस सिलेंडर फुल भरा हुआ है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, फुल भरा हुआ है गैस भी। आपके पास चीनी ना, चीनी है 5 ग्राम। बताओ तो क्या होगा, चाय 2 लीटर चाय बना पाओगे क्या? क्यों नहीं बना पाओगे यार, सब कुछ तो है, चाय है, चीनी है, पत्ती, सब कुछ। अच्छा चीनी कम है, चीनी कम है, चीनी कम है, इसका मतलब चाय नहीं बना पाओगे, क्यों? बाकी सब तो समान है ना यार। अच्छा मीठा मतलब जो टी जो तुम बनाना चाह रहे हो तो वो बन नहीं पाएगा अच्छे से, जो तुम बनाना चाह रहे हो, जिस क्वालिटी का बनाना चाह रहे हो, क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्या इन चारों में से किसने डिसाइड किया कि चीनी तुम नहीं बनाओ? तुमने कहा कि अब हम चाय नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरे पास 5 ग्राम ये चीज प्रेजेंट है। तुम मुझे बताओ, चाय तुम नहीं बनाओगे, ये चीज आपने किस चीज को देख के डिसाइड किया, पहले बताओ। चीनी को, और चीनी सबसे अमाउंट में कम है, करेक्ट करेक्ट। दिस इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, दिस इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और इसको केमिस्ट्री में लिबिक्स लॉ ऑफ फैक्टर कहते हैं, लिबिक्स लॉ कहते हैं। लिबिक्स लॉ पढ़ा है केमिस्ट्री में क्या? किसी एक रिएक्शन पे अगर बहुत सारे फैक्टर्स लग रहे हैं तो रिएक्शन कितना बनेगा, ये डिपेंड पड़ेगा कि सबसे कम रिएक्टेंट कौन है। समझ में आ रही है बात? चाय कितना बनेगा ये डिपेंड करेगा कि सबसे कम चीज कौन है। अगर मैं कहता ना कि चाय बनाना है, बताओ कितना बनाओगे, तुम बोलोगे 5 ग्राम चीनी, जब तक खत्म हो जाएगा तब तक, जब तक रहेगा 5 ग्राम चीनी चाय बनेगा। चीनी खत्म चाय खत्म, सही बता रहा हूं, बाकी सब बचा भी रहेगा, फिर भी चाय बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी। दिस इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब देख क्या लिखा हुआ है किताबों में, क्या लिखा हुआ है और स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, तुझे और भी अच्छे से समझ आएगी बात, ठीक है। मैंने बस कोशिश किया आपको समझाने की, कोई भी एक चीज जो आप बना रहे हो, कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें अगर बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उतना ही बनेगा जो सबसे कम अवेलेबल जो सब्सटेंस है, जब तक वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। देख ब्लैकमैन्स को, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में जाओगे तो लिबिक्स लॉ कहते हैं इसको, लिबिक्स लॉ के ऊपर बेसिकली ये ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बेस्ड है। ध्यान से देख, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, दिस लॉ, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बेस्ड ऑन लिबिक लॉ ऑफ मिनिमम। क्या मैंने बोला? लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम। क्या है लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम? मैं आपको बताऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करना। सुनो, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, इफ अ प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय मेनी फैक्टर, जैसे चाय बनाना एक प्रोसेस था, वो कंट्रोल था बहुत सारे फैक्टर से, क्या दूध है, कितनी चीनी है, कितनी चाय पत्ती है, सब कुछ, ठीक है। इट रेट शैल बी फास्ट एज परमिट बाय द लीस्ट अवेलेबल फैक्टर। वो रेट मतलब वो प्रोडक्ट उतना ही बन पाएगा जितना जो सबसे कम फैक्टर अवेलेबल है, लीस्ट फैक्टर अवेलेबल, जब तक अवेलेबल है तब तक उतना बन पाएगा, यही बोल रहा है, ठीक है वो। तो लिमिट फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर, दैट फैक्टर which is deficient in such a extent that increase the value directly increase the rate of process। उसने बोला जैसे जैसे अब सबसे कम चीनी कम था, आपने बनाया, चीनी खत्म, अब उसके बाद जब अपनी चीनी और आप कहीं से ले आए तो रेट और बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट और बन जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, दिस इज लॉ ऑफ लिविंग। अब ध्यान से एक बात मुझे बता, ये लिबिक साहब ने यूज किया था, ये बकेट है आपका, ये बकेट है आपका, इस बकेट में पानी कितना आएगा, क्या ये वाला पोर्शन डिसाइड करेगा क्या, बताओ तो। ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूं मैंने ना इसको ऐसे ऐसे ऐसे, इसको मैंने, इसको भी मैंने ना क्या किया, ऐसे लकड़ी लगा दी यहाँ पे, मैंने ब्राउन से कर देता हूं, तुम फिर बोलोगे यार सर ऐसा ऐसा कर रहे हो, मैं ऐसे करता हूं। अब बताओ कौन डिसाइड करेगा कि पानी कितना आएगा? क्या ये वाला पोर्शन डिसाइड करेगा क्या, बताओ तो, ये वाला। तो दिस इज लॉ ऑफ लिबिक, ये लिबिक लिबिक मिनिमम का ये डिफिनेशन है, दिस इज लॉ ऑफ लिबिक मिनिमम। और लॉ ऑफ लिबिक मिनिमम वही है जो लॉ ऑफ ब्लैकमैन कहता है। ब्लैकमैन साहब ने फोटोसाइंस के संदर्भ में कहा था, ठीक है। उसने बोला था कि देखो ऐसा है कि मान लिया जाए आप फोटोसाइंस करवाना चाह रहे हो, आप फोटोसाइंस करा रहे हो प्लांट में, आपने क्या किया कि लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कर दिया। आपने क्या किया, मेरी बात ध्यान से सुन, आपने क्या किया कि लाइट बढ़ाई, फोटोसिंथेसिस बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट हो जाता है? उसके बाद आप लाइट कितनी भी दे दो ना, फोटोसिंथेसिस इस रेट पे, यहां पे जितना है उतना ही यहां पे भी होगा, आप कितनी भी लाइट दो। क्यों? क्यों क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ना, वो एक फैक्टर पे काम नहीं कर रहा है। फैक्टर क्या काम कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुन।
फोटोसिंथेसिस में क्या CO2 चाहिए, बता मुझे। फोटोसिंथेसिस करने में क्या CO2 चाहिए? फोटोसिंथेसिस करने में वाटर चाहिए, फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए। तुमने बोला कि हमने क्या क्या, लाइट एकदम हमने मिनिमम अंधेरे से स्टार्ट किया और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, लेकिन हमने पाया कि एक पॉइंट के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ना बंद हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे कोई एक फैक्टर मे बी CO2 लिमिट हो गया, यहां पे इसके बाद CO2 है ही नहीं। समझ में आ रही बात? इसके बाद CO2 का कंसिडर बढ़ ही नहीं रहा है, तो रेट कैसे बढ़ेगा? समझ में आ रही मेरी बात? अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमको फास्टर करना हो तो CO2 का रेट तो होता ही है, फिर हम CO2 का रेट बढ़ाएंगे तो क्या पता वाटर का रेट कम हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक प्रोसेस जो आप करवा रहे हो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स लग रहे हैं, जो फैक्टर मिनिमम होगा वहीं तक रेट का प्रोसेस रहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब ध्यान से सुन, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है देख। अब देख कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का ड्यूरेशन कितना होगा, CO2 कंसिडर कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, वाटर की एबिलिटी क्या होगी। लाइट का क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। देख लाइट की क्वालिटी, पता है ना क्लोरोफिल एक सर्टेन वेवलेंथ पर रिएक्ट करता है ब्लू और रेड वाले रीजन में, जो फोटोसिंथेसिस की नेचर है। बाकी सब लाइट दे दो, ब्लू और रेड नहीं दोगे, फोटोसिंथेसिस इफेक्टिवली नहीं होगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? तो लाइट की क्वालिटी, नॉट लाइफ, यहाँ पे लाइट कर लेना, इट इज नॉट लाइफ, इट्स लाइट होगा यहाँ पे लाइट नहीं, लाइट होगा यहाँ पे, लाइफ नहीं होगा, पहली चीज वो। अब लाइट की इंटेंसिटी ध्यान से देख, प्लांट रिएक्ट डिफरेंट टू डिफरेंट लाइट लीव्स। कुछ प्लांट, देखो अब क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको चाहिए सन, हेलोफाइट्स, और कुछ प्लांट होते हैं जिनको सन नहीं चाहिए, वो छाया में रहना पसंद करते हैं, स्कूटोफाइट्स। लाइट की ये इंटेंसिटी होगी है ना, किसी को तेज रोशनी चाहिए, किसको शैडो में रहना है, ये लाइट की इंटेंसिटी होगी, ठीक है। फिर उसने बोला एज अ जनरल रूल द ब्राइटर लाइट द मोर एफिशिएंट द फोटोसिंथेसिस, लेकिन याद रखना यहाँ पे कोई दूसरा फैक्टर जो है लिमिट हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब देख लाइट ड्यूरेशन, फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट ड्यूरेशन। क्यों? क्योंकि देख जितना लाइट डालेगा उतना जो एटीपी और एडीपी बनने वाला है ना, जो लाइट रिएक्शन होता है तुम्हारा, वो उतना ही होगा, है ना। तो जितना लंबा दिन होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होगा, उतना लंबा पेड़ जो है ग्रो करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो लाइट का ड्यूरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ में आई मेरी बात? फिर उसने बोला इफ लाइट इज इंक्रीज, अब लगातार आप लाइट इंक्रीज करे जा रहे होंगे तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है ना, एक पॉइंट तक अपने आप को इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई चीज जो है ना लिमिटेड हो जाएगा। एग्जांपल CO2 लिमिटेड हो गया वहां पे आकर के। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? अब हो सकता है कि मे बी कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे Mg, Fe, MnCl, ये सब अगर डिफिशिएंट हो गया प्लांट में तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट जो है रिड्यूस कर जाता है। समझ में आई मेरी बात? कोई प्रॉब्लम है क्या? लाइट की इंटेंसिटी क्या मैंने बोला, लाइट की क्वालिटी मैंने क्या बोला, लाइट, समझ आई मेरी बात? लाइट का ड्यूरेशन क्या बोला, समझ आई? ओके। अब देख बात क्या करता है, उसने क्या एज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस नेसेसरी, वो फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस जो अफेक्ट करते हैं वो नेचुरली आप जानो। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइन द यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट। उसने बोला भैया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका रेट फास्ट होगा उसका यील्ड प्रोडक्शन ज्यादा होगा, है ना। अब फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और तुम बहुत अच्छे जानते हो कौन इंटरनल फैक्टर और कौन एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। फैक्टर जैसे नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सब इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, ये सब इंटरनल फैक्टर में आते हैं, द प्लांट और इंटरनल फैक्टर। और ये इंटरनल फैक्टर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे डिपेंड करते हैं कि प्लांट का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कैसा है, वो जेनेटिकली प्लांट वो कैसा है। समझ में आई मेरी बात? एक्सटर्नल क्या, एक्सटर्नल फैक्टर विल इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट कितना है, टेम्परेचर क्या है, CO2 कंसंट्रेशन क्या है, वाटर क्या है, दिस इज एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है। एज अ प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल दीस फैक्टर विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट। फोटोसिंथेसिस में ये सारे फैक्टर साइमल्टेनियसली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हेंस दो सेवरल फैक्टर इंटरैक्ट विद, बोलता है कुछ जैसे फ्लूइड डिफ्यूजन की टाइम करते हैं। वन मेजर फैक्टर जो लिमिट करता है रेट को, वो होता है CO2 का फैक्टर, ठीक है। वो उसने बोला, वही बोला कि एट अ पॉइंट रेट जो है लिमिट हो जाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फैक्टर जो है लिमिट हो गया है। समझ में आ रही है मेरी बात? हो सकता है CO2 वहां पे जाके लिमिट हो गया तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वहां पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अब देख व्हेन सेवरल फैक्टर अफेक्ट एनी बायो या केमिकल प्रोसेस, बहुत सारे फैक्टर जब एक केमिकल प्रोसेस में लगते हैं तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर काम इफेक्ट में आता है, काम में आता है। उसने कहा इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर
then its rate will be determined by the factor which is nearer to the minimum value. वो फैक्टर जो अपने मिनिमम वैल्यू के नियरेस्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि रेट कितना होगा, रिडक्शन का रेट कितना होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? एंड इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द फोटो, और ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस को, और ये क्वांटिटी को चेंज करेगा, कितना फोटो बनना है क्या नहीं बनना है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये ऐसे ही मैं बकबक किए जा रहा हूँ बोल के। मैंने कहा जस्ट फॉर एग्जांपल ग्रीन लीव्स है ना, ऑप्टिमम लाइट है, कंसंट्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? मे बी पॉसिबल ऐसा है कि टेम्परेचर बहुत लो है, तो जब आप टेम्परेचर दोगे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब देख लाइट को हमने डिस्टेंस किया, डिवाइड किया तीन चीजों में, लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और लाइट का ड्यूरेशन, है ना। व्हाइल डिस्कसिंग लाइट एज अ फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए, लीनियर रिलेशनशिप है, इंसिडेंट जितना लाइट आप दोगे उतना CO2 फिक्सेशन होगा। ठीक है, लो लाइट करोगे लो CO2 फिक्सेशन होगा, करेक्ट। हाई लाइट इंटेंसिटी में ऐसा नहीं होगा कि जितना लाइट देते जा रहे हो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाए, नहीं, बाकी अदर फैक्टर लिमिटेड हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? एट हायर लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअल द रेट डजंट शो फर्दर इंक्रीज, रेट जो है फर्दर इंक्रीज करता हुआ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटिंग हो गए हैं। समझ में आ रही मेरी बात? 13.10 कैसा है मैं दिखाऊंगा तुमको फिगर। व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट कि लाइट से 10% लाइट जो फुल्ली सन लगा उतना वो लेता है प्लांट और यूज करता है। ठीक है, 10% याद है, 10% और फुल सनलाइट सैचुरेट करके प्लांट लेता है। ठीक है, हेंस एक्सपेक्ट ऑफ प्लांट, वो जो शेडेड में रहते हैं उनको छोड़ करके, जो जो देखो छाया में जो रहते हैं और जो डेंस फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उनको छोड़ के, मतलब उनमें तो लाइट का जो फैक्टर है वो रेयरली लिमिटेड होगा, क्योंकि वो तो छाया में रहती है, उनको लाइट की उतना जरूरत है भी नहीं, तो उनके लिए कभी भी लाइट जो है ना लिमिटिंग फैक्टर जैसा काम नहीं करता है। वो प्लांट जिसको लाइट चाहिए उसके लिए लाइट कभी कभी लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर जाएगा। समझ में आई मेरी बात? देखो ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, देख यहाँ पे आया, देख यहाँ पे आया, देख आपने इंटेंसिटी बढ़ाई 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 बढ़ा बढ़ा फोटोसिंथेसिस बढ़ा, फिर यहाँ पे आकर के जो है वो कांस्टेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बाकी सारी चीजें जो है ना यहाँ पे आपको लिमिटिंग हो गई है। समझ में आई मेरे? कोई भी फैक्टर CO2 का फैक्टर हो सकता है लिमिटिंग हो गया हो, या तो वाटर लिमिटेड हो गया हो, या तो हो सकता है सनलाइट लिमिटेड, सनलाइट तो इंटेंसिटी दे ही रहे हैं, हो सकता है कि क्या बोलते हैं उसको, CO2 का कंसंट्रेशन, वाटर का, ये सब लिमिटेड हो सकता है, कुछ और भी फैक्टर जो है लिमिटेड हो गए होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर उसने बोला, क्या बोला देख, इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी बियॉन्ड अ पॉइंट। देखो अब उसने वही बात कह दी है, याद आया मैंने कहा था फोटो ऑक्सीडेशन के बारे में, तो क्या उसने बोला कि एक बियॉन्ड के बाद अब जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे ना तो वो क्लोरोफिल को तोड़ देगा और फोटोसेंसिटिव डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आई मेरी बात? याद है मैंने कहा था ऑक्सीजन जो है लाइट में बहुत पावरफुल हो जाता है, वो याद है एक्सेसरी पिगमेंट जो उसको छिपाते हैं, याद आया कुछ? आपको पहले बताया ये चीज। चलो अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ध्यान से देखना। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है मेजर, बहुत सारे फोटोसिंथेसिस प्लांट में मेजर रोल करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम है, 0.03 से 0.04% है। ठीक है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, यहाँ पे ये सवाल भी है एनसीईआरटी लास्ट ईयर में कहीं पे, एनसीईआरटी में जब टेस्ट दूंगा तो वहां से यहाँ से ये सवाल मैंने डाला है वहां पे। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05। अब क्या किया उसने, CO2 का कंसंट्रेशन जो है 0.05% कर दिया, तो CO2 के फिक्सेशन का रेट बढ़ेगा। लेकिन याद रखना 0.05 के बियॉन्ड जब आप कर दोगे ना CO2 का कंसंट्रेशन, तो वो टॉक्सिन हो जाता है प्लांट के लिए और वो फिर हार्मफुल करेगा, फिर वो डैमेज कर देगा प्लांट को। समझ में आई मेरी बात? क्या मैंने कहा? मैंने बोला कि आप कंसंट्रेशन CO2 का 0.05 कर दोगे तो बढ़ जाएगा इंटी, लेकिन उसके बाद अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हो CO2 का तो फिर वो प्लांट के लिए टॉक्सिन इफेक्ट देगा और वो प्लांट मर जाएगा। ठीक है, उसको हार्म करेगा वो। समझ में आई मेरी बात? अब देख C3 प्लांट और C4 प्लांट है ना, वो CO2 के कंसंट्रेशन पे डिफरेंशियली रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे करते हैं देख, एट लो लाइट कंडीशन नाइदर ग्रुप, दोनों में से कोई भी CO2 कंडीशन को नहीं करेगा, लेकिन एट हाई लाइट इंटेंसिटी जब होगा तो बोथ C3 एंड C4 प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस के रेट को इनहांस करते हुए दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है मेरी बात ध्यान देख, C4 प्लांट जो है ना वो, अब देख इसने ऐसे लिखा है, मैं ऐसे लिखता हूं, देख इसको 0.03, ठीक है।
जो 36 भी लिख सकते हो, ऐसे कर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको परसेंटेज में कर दिया है, परसेंटेज में कर देते हैं। उसने बोला कि C4 प्लांट जो है ना अपना मैक्सिमम सैचुरेशन CO2 के साथ, CO2 जब 0.036% में अवेलेबल होगा ना, तो C4 प्लांट जो अपना मैक्सिमम सैचुरेशन उसके साथ दिखाई देगा और अपना जो क्या बोलते हैं, अपना जो फोटोसेंस का रेट है वो इसको इनहांस करेगा। लेकिन याद रखना C3 प्लांट का मैक्सिमम सैचुरेशन और इंक्रीज मतलब क्या बोलते हैं, फोटोसेंस के रेट में इंक्रीज तब दिखाई देगा जब आप उसको 0.05% 0.05% कंसंट्रेशन जब आप उसको ऊपर दोगे। समझ में आई मेरी बात? समझ में आया मेरी बात? इसलिए तो कभी कभी क्या होता है C3 प्लांट के लिए जो CO2 है, CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत बार लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। समझ में आई मेरी बात? तो C4 प्लांट के लिए 0.06% CO2 कंसंट्रेशन आप दे दोगे, वो उसके लिए मैक्सिमम है। CO4 प्लांट के लिए 0.036% का CO2 कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, उस पर वो बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी देगा। लेकिन जब आपको C3 प्लांट की बारी आती है तो वो जब आप उसको 0.045% से ऊपर भेजोगे, ऊपर जब आप उसको दोगे CO2 कंसंट्रेशन, तब वो आपको इंक्रीज करता हुआ उसका प्रोडक्टिविटी दिखाई देगा। समझ में आई मेरी बात? इसलिए C3 प्लांट के लिए अक्सर जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो CO2 होता है। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि C3 प्लांट जो होते हैं वो CO2 के हाई कंसंट्रेशन वैल्यू पे अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं। समझ में आई मेरी बात? दिखा हुआ दैट फैक्ट दैट C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to high productivity। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या करते हैं हम कि C3 प्लांट को लगाते हैं और उस हाउस में जो ग्रीन हाउस आपने बनाया हुआ है वो शीशे से बनाते हैं और उसके अंदर आप CO2 का कंसंट्रेशन थोड़ा सा हाई कर दोगे ना, तो फिर वो C3 प्लांट अच्छे से प्रोडक्टिव आपको दिखाई देगा, क्योंकि C3 प्लांट हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पे अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। समझ मेरी आई बात? और C4 प्लांट के लिए कुछ खास बात नहीं है। C4 प्लांट जो है ना अपना, वो आराम से उसको 0.36% पे दे दिया आपने, वो अपना काम कर देगा। लेकिन अगर मैं बात बोलूं किसकी बात बोलूं C3 प्लांट की, तो उसको चाहिए 0.45%, है ना, 0.45%। सही बोल रहा हूं मैं? उसने वही बोला दिस हैड बीन यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस वर्क, जैसे टमाटर है, बेल पेपर है। इसके लिए क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे उसका यील्ड भी बढ़ जाता है। C3 प्लांट के बारे में समझ में आई मेरी बात? टेम्परेचर, द डार्क क्रिएशन, देख अब बोला उसने क्या दे, मेरी बात सुन। डार्क क्रिएशन जो है एंजाइमेटिक है और टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, क्योंकि थ्रू लाइट रिएक्शन और ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है, लेकिन कम हद तक। क्योंकि देख मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने तुमसे कहा था कि प्लांट जब क्या करता है, ट्रांसपिरेशन करता है, तो क्यों करता है? हमने बोला था कि किसी भी प्लांट अगर मैं प्लांट की बात बोलूं, अब नॉर्मल प्लांट जो ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 डिग्री में रहने वाला प्लांट है, अगर उसके बाहर का कंडीशन 60 डिग्री हो जाए तो प्लांट मर जाएगा। क्यों मरेगा? क्योंकि उसका एंजाइमेटिक सिस्टम फेल हो जाएगा। मैंने ऐसा बात कहा था ना, कहा था कि नहीं कहा था? हमने कहा था हमें बुखार लगता है, अगर हम कहते हैं ना लोग ज्यादा देर तक बुखार नहीं, ज्यादा ऊपर बुखार नहीं रहते, क्यों? क्योंकि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा एंजाइमेटिक सिस्टम फेल हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो भी हो जाएगा तो एंजाइमेटिक सिस्टम रुक जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला देख यहाँ पे क्या, डार्क क्रिएशन एंजाइमेटिक प्रोसेस है, क्या है? एंजाइमेटिक प्रोसेस है ना। डार्क क्रिएशन वो उसको लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, वो लाइट पे डिपेंड नहीं करता, लाइट के प्रोडक्ट पे उसको डिपेंड है, करेक्ट। तो डार्क क्रिएशन जो एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, तो उसको टेम्परेचर कंट्रोल करता है। क्यों? देख टेम्परेचर बहुत बढ़ा टेम्परेचर बहुत बढ़ा तो क्या रुक जाएगा, डार्क रिएक्शन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वो एंजाइमेटिक प्रोसेस में एंजाइम्स का काम आता है। समझ में आई मेरी बात? समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? मैंने बोला, मैंने तुमसे कहा था कि प्लांट आखिर ट्रांसमिशन करता क्यों है। पहला तो उसका काम है कि उसको पत्तियों तक पहुंचाना है पानी, तो कर लेता है। दूसरा क्या है, वो लॉस ऑफ वाटर इतना क्यों करता है? 100% पानी जो लिया उसमें से 90% इवोपरेट कर, क्योंकि वो चाहता है कि उसके अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है ना, बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले थोड़ा लो रहे, क्योंकि उसका टेम्परेचर अगर बाहर 60 है और उसका खुद का 60 हो गया, तो फिर मसला है कि एंजाइमेटिक सिस्टम फेल हो जाएगा, करेक्ट। तो उसने वही बोला कि डार्क क्रिएशन एंजाइमेटिक प्रोसेस है जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। लाइट क्रिएशन भी कई हद तक थोड़ा मोड़ा टेम्परेचर से इफेक्ट होता है, ठीक है।
C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर, उनको मैंने बताया है C4 प्लांट हाई टेम्परेचर में रहते हैं, ठीक है, एंड सो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन C3 प्लांट जो है उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, क्या मैंने बताया था ना। और CM प्लांट तो बहुत हार्श कंडीशन में रहते हैं एकदम, वो बहुत ही हार्श कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। समझ में आई मेरी बात। तो बोला टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट, हर टेम्परेचर जो है हर प्लांट के लिए अलग चाहिए। जैसे C3 के लिए ऑप्टिमम चाहिए, C4 के लिए हाई चाहिए, और हाई से भी ज्यादा चाहिए CM प्लांट के लिए। समझ में आई। जैसे ट्रॉपिकल प्लांट हैज हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन प्लांट टू अडॉप्ट टेम्परेट क्लाइमेट। उसने बोला ट्रॉपिकल में आपको हाई क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल में आपको C4 प्लांट देखने को मिलेंगे, टेम्परेट में आपको C3 प्लांट देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है। समझ में आई मेरी बात। फिर उसके बाद कहते हैं वाटर, तो हाँ अब देख वाटर का बात वहां मत चल जाना, वाटर की जो वो टूट करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो तो वाटर है ही। उसके अलावा भी वाटर जो होते हैं ना, जैसे कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा में वाटर काम आता है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं। तो वाटर भी एक लिमिटिंग फैक्टर का काम कर सकता है, ठीक है। वाटर रिएक्ट करता है, लाइट रिएक्शन में भी काम आता है, ठीक है। वाटर का और भी काम है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो फोटोसिंथेसिस को किसी ना, देखो अब होगा क्या, मेरी बात ध्यान से सुन। वाटर, इतना वाटर है कि वो हो जाए, क्या बोलते हैं उसको, नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस चल जाए, इतना वाटर है। लेकिन अगर स्टोमाटा में वाटर की कमी होगी तो क्या स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, बताओ। सही बोल रहा हूं क्या मैं। याद है ना, वाटर अंदर आता है तो स्टोमाटा टर्जिया खुल जाता है, वाटर कम हो गया स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस होगा जी, ना CO2 अंदर आएगा ना ऑक्सीजन बाहर जाएगा, तो इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे ही इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो उसने बोला वाटर स्ट्रेस काउज द स्टोमाटा टू क्लोज, तो CO2 कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी वजह से फिर फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। तो बिसाइड वाटर स्ट्रेस भी जो है, और वाटर स्ट्रेस होता है तो पत्तियां मुरझा जाती है, विल्टिंग हो जाती है। समझ में आया मेरी बात। तो मुरझा गई पत्तियां, तो सरफेस एरिया वो जो फेस कर रही थी ना पहले वो सन को, पत्तियां टाइट होकर के, अब वो मुरझा गई तो सन को फेस नहीं करे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाटर भी फोटोसिंथेसिस की रेट को इफेक्ट करता ही करता है। समझ में आई मेरी बात। पहले मैंने कहा स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो भी पत्तियां मुरझा गई हैं, तो पहले वो फेस करती थी सन को, अच्छे से फोटोसिंथेसिस करती थी, अब मुरझा गई हैं तो कैसे करेंगी फेस, और कैसे होगा फोटोसिंथेसिस, बहुत रेट कम हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। एंड लास्ट में पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, इफ यू डू नॉट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम सैक्रिफाइस। जो चाहिए चीज आपको, उसके लिए अगर आप खुद को सैक्रिफाइस नहीं करोगे, खुद सैक्रिफाइस नहीं करोगे, तो जो चीज चाहिए आपको वो सैक्रिफाइस हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो कोटेशन कहीं लिख लेना, नजर पड़ेगा तो दिमाग में रहेगा। इफ यू डू नॉट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट विल बिकम सैक्रिफाइस। समझ में आई मेरी बात। चलो लास्ट ईयर कर लेते हैं, एक बार, ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चंस।